Hello everyone, this side Ashish. Today we are going to continue the training series in which we are discussing the standard ISO oblique IC 22989 2022 version, first edition of this standard. In the last part of this training series, in the part 4, we discussed the data clause 5.10 and we covered the term and the keyword up to the data sampling. Here it is visible to you, data sampling. Some two keywords remain under the unstructured form of data, which we are discussing in the last part, data augmentation and data labeling. So we are continuing from here and discussing these two terms with respect to data, and we will discuss data use, uh, the difference between the kind of data we are using based over the intended application of data, what are the kinds, what are the types of data is there. So data augmentation and data labeling, we are starting from here. This will be going to the part 5 of the training series. So we discussed this term data augmentation in uh, the section of clause 3 when we are discussing the terms related to data. So when we are uh, using this term data augmentation, तो यहाँ पे जो enrichment है उसकी बात होती है डेटा के रिस्पेक्ट में। जो डेटा की लिमिटेशन होती है कहीं पे कुछ कंडीशन इस तरह की हो सकती है जब आप एआई के लिए जाओ और जो उसके रिस्पेक्ट में जो डेटा की नीड है वो उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत स्मॉल हो सकती है। तो उस डेटा की नीड को फुलफिल करने के लिए हमें जो ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ते हैं, जो हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, उसके लिए ये बेसिकली टर्म यूज होता है किस तरह से जो डेटा को इंक्रीज करना है, एनलार्ज करना है या फिर ऐड करना है डेटा के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, जिससे कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में हो सके। तो ये पर्टिकुलर टर्म डेटा ऑगमेंटेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जब करोगे तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो। जो कीवर्ड्स हैं, अगर आपने चैटबॉट्स यूज़ किए होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो जो कीवर्ड्स हैं, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, बेस्ट आउटकम चाहिए, कोई आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी एज अ नॉलेज जनरेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन जनरेट के लिए उस चैटबॉट के थ्रू किसी भी एआई प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा डेटा ऑगमेंटेशन है। नेक्स्ट जो बात है वो है डेटा लेबलिंग की। डेटा लेबलिंग को भी हमने टर्म्स में डिस्कस किया था जब हम टर्म्स डिस्कस कर रहे थे डेटा के रिस्पेक्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा लेबलिंग की जब हम बात कहते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हमारी जो मशीन लर्निंग है सुपरवाइज्ड वो रन करती है। जब डेटा लेबलिंग की बात हम करते हैं तो जो डेटा के सैंपल्स हैं वो हम कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होते हैं, जो भी टारगेट वेरिएबल्स हम एक्सपेक्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे जो डेटा है उसके लिए हम कंफर्म रहते हैं, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी प्रोवेनेंस है, जो उसकी नॉर्मलाइजेशन है, अ, जो उसकी फिल्टरिंग है, सैम्पलिंग है, ऑगमेंटेशन है, उसके रिस्पेक्ट में। तो ये एक लास्ट स्टेज है जो अभी तक हमें डेटा के डिफरेंट स्टेजेस डिस्कस किए हैं, एक्विजिशन से लेके ऑगमेंटेशन तक। उसके फर्दर हम आगे जाते हुए डेटा लेबलिंग का स्टेज तक, इस स्टेज तक पहुंचते हैं और उसका फर्दर यूटिलाइजेशन करते हैं। और ये डेटा हम बेसिकली जो हमारे टारगेट वेरिएबल्स हैं, मतलब जो हम आउटकम्स एक्सपेक्ट करते हैं एआई मॉडल के थ्रू, उसके रिस्पेक्ट में जो डेटा की इंफॉर्मेशन है, डेटा का की डिटेल्स है, वो हमें कहीं ना कहीं पता होती है, जिसके बेसिस पे हम जो एआई का वर्क है
उसको फर्दर टेस्ट करते हैं, वैलिडेट करते हैं। तो ये जो डेटा लेबल्स होते हैं, इसका फर्दर यूटिलाइजेशन जो है टेस्ट डेटा के फॉर्म में होता है, वैलिडेशन डेटा के रूप में होता है, इसीलिए डेटा लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो भी ये जो डेटा लेबलिंग है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि हमने इन प्रीवियस क्लॉजेस में बात करी। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट्स थे डेटा ऑगमेंटेशन के और डेटा लेबलिंग के। अब हम जब यूज के बेसिस पे डेटा को कैरेक्टराइज करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे टर्म्स आते हैं प्रोडक्शन डेटा के, टेस्ट डेटा के और वैलिडेशन डेटा के, और साथ ही साथ ट्रेनिंग डेटा के। तो ये 4 डेटा के कैरेक्टराइजेशन है यूज के बेसिस पे जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करते हैं, मशीन लर्निंग पे वर्क करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के अंदर। तो पहली जो चीज़ है इसमें प्रोडक्शन डेटा की जब हम बात करते हैं तो ये ऑपरेशन फेस के अंदर जो डेटा यूटिलाइज होता है, प्रोसेस्ड होता है एआई सिस्टम के अंदर, उस डेटा को हम बेसिकली प्रोडक्शन डेटा कहते हैं। और ये ध्यान रखना है कि सारे जो एआई सिस्टम्स हैं वो प्रोडक्शन डेटा को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, मतलब अ, ये जरूरी नहीं है कि जो हर एआई सिस्टम के अंदर प्रोडक्शन डेटा या ऑपरेशन फेज के दौरान प्रोसेस किया जाए। तो इस चीज़ के लिए क्लियर रहना है, और यहाँ पे जो भी ऑपरेशन फेज में प्रोडक्शन डेटा प्रोसेस किया जाएगा, डेटा प्रोसेस किया जाएगा, उसको हम प्रोडक्शन डेटा कहते हैं। और साथ ही साथ जो जो ये प्रोडक्शन डेटा जो होता है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में होता है। जो भी डिज़ाइन एआई सिस्टम का है या फिर अप्रोच है, मॉडल है एआई सिस्टम का, उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन डेटा है ये जब ऑपरेशनल कंडीशन में हम एआई सिस्टम को अपने इंटीग्रेट करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं अपने यहाँ, तो उस दौरान जो ऑपरेशन फेज के रिस्पेक्ट में जो डेटा हम प्रोसेस करते हैं वो डेटा प्रोडक्शन डेटा कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट डेटा की बात होती है। तो टेस्ट डेटा बेसिकली जब हम इवेलुएट करते हैं परफॉर्मेंस को एआई सिस्टम के लिए, तो इसी टेस्ट डेटा के बेसिस पे हम परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। यहाँ पे जो भी डेटा हम यूज़ करेंगे उसको टेस्ट करेंगे, और ये जो फेस होता है ये जब एआई सिस्टम को डिप्लॉय करने से पहले, यूज़ करने से पहले एक ऑपरेशन के अंदर इस पर्टिकुलर डेटा का हम यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के लिए। इसके साथ ही अ, अ, ये भी हमें समझना है कि ये जो टेस्ट डेटा है सिमिलर हो सकता है प्रोडक्शन डेटा के साथ साथ, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली परफॉर्मेंस इवेलुएट कर रहे हैं एक एआई सिस्टम का। जब हम इवेल्युएशन की बात करेंगे तो ये टेस्ट डेटा का सिमिलर होना प्रोडक्शन डेटा से बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये जो फेस है ये बिफोर डिप्लॉयमेंट है, बिफोर इंटीग्रेशन है एआई सिस्टम का ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। इसके साथ ही साथ जब हम इवेल्युएशन की बात करते हैं, प्रॉपर इवेल्युएशन की बात करते हैं टेस्ट डेटा के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो टेस्ट डेटा हो वो पूरी तरह से अलग होना चाहिए, जो कि डेटा डिप्लॉयमेंट के समय, ऑपरेशन के समय यूटिलाइज कर होगा एआई सिस्टम के अंदर। इसके बाद बात आती है वैलिडेशन डेटा की। वैलिडेशन डेटा को इस तरह से समझना है कि जो एल्गोरिथम्स की हम बात कर रहे हैं एआई सिस्टम के अंदर, तो उस एल्गोरिथम चॉइस के रिस्पेक्ट में, उस मॉडल के रिस्पेक्ट में एआई सिस्टम के हम जो डेटा यूटिलाइज करेंगे वो हमारा वैलिडेशन डेटा होगा, जिसके थ्रू हम कंफर्म करेंगे जो हमारे एल्गोरिथम चॉइसेस हैं, जो हमारी कैलकुलेशंस हैं, जो हमारी हाइपर पैरामीटर्स हैं, रूल्स हैं, डिज़ाइन हैं, मॉडल हैं एआई सिस्टम की, वो सही हैं। तो इन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हम वैलिडेशन डेटा का यूज़ करेंगे। इसके साथ ही साथ जब हम वैलिडेशन डेटा की बात कहते हैं तो इसको हम
एक इसके सिनोनिम की तरह डेवलपमेंट डेटा भी यूज किया जाता है जब हम इस इस बारे में बात करते हैं, इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि कुछ केसेस एआई सिस्टम के ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे वैलिडेशन डेटा की जरूरत ना हो, जो हमारा यहाँ पे वैलिडेट करने की बात है एल्गोरिथम्स को, जो भी मॉडल्स हमने चॉइस किए हैं, जो हमने सेलेक्ट किए हैं एआई सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह के भी कुछ केसेस हो सकते हैं, लेकिन जेनरिक में वे में, एक जनरल वे में ये चीज़ को हमें समझना है कि वैलिडेशन डेटा को हमें यूटिलाइज करना है। जो एल्गोरिथम चॉइसेस हैं जो हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लॉजेस के अंदर एआई सिस्टम के एआई कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में, तो उन चॉइसेस को कंफर्म करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए इस वैलिडेशन डेटा की नीड होती है। नेक्स्ट जो टर्म है यूज के रिस्पेक्ट में डेटा के, वो है ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा आप समझ गए होंगे, हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है, टर्म्स में भी डिस्कस किया था। तो ट्रेनिंग डेटा की जब बात आती है तो हमें डायरेक्टली इसको इंटररिलेट करना है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन लर्निंग, जो मशीन की लर्निंग है, वो टोटली डिपेंड करती है स्पेसिफिकली ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, जहाँ पे रॉ मटेरियल जो है डेटा के रिस्पेक्ट में वो यूटिलाइज होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के रिस्पेक्ट में, उसके एक्सट्रैक्ट के रूप में जो मॉडल हम डेवलप करते हैं टास्क के रिस्पेक्ट में, उसके लिए ट्रेनिंग डेटा की नीड आती है। ये हमारे चार बेसिकली यूज के रिस्पेक्ट में डेटा के कैरेक्टराइजेशन है जो डिस्कस किया, और इनका डिफरेंट फेजेस के रिस्पेक्ट में अभी आने वाले सब क्लॉजेस में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट टर्म्स एआई कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में आने वाले हैं, उसके अंदर किस तरह से चीज़ों को यूटिलाइज करना है इन डेटा के फॉर्म को। तो हमें यहाँ तक हमने डेटा को डिस्कस कर लिया है, बहुत कामली मैंने इन चीज़ों को डिस्कस किया, आपके साथ समझाया है, और ये चीज़ें डेटा के रिस्पेक्ट में हमें पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, तभी जब हम एआई सिस्टम का जो गवर्नेंस है, वर्किंग है, उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो उस पर खास ध्यान रखिएगा क्योंकि डेटा ही बेस है एआई सिस्टम के रिस्पेक्ट में, उसकी ओवरऑल लाइफ साइकिल के रिस्पेक्ट में, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में, इफेक्टिवनेस के रिस्पेक्ट में। इसके साथ ही साथ यहाँ पे पर्टिकुलर डेटा के रिस्पेक्ट में दो नोट दिए गए हैं स्टैंडर्ड में, जिसमें कुछ चीज़ों को समझाया गया है सॉफ्टवेयर असेसमेंट के रिस्पेक्ट में और एआई सिस्टम के रिस्पेक्ट में, दोनों को कंपेयर किया गया है कि वैलिडेशन का जो टर्म है वो सॉफ्टवेयर असेसमेंट फ्रेमवर्क में भी यूज होता है, लेकिन वहाँ पे हम अगर सॉफ्टवेयर असेसमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम जब वैलिडेशन के थ्रू कंफर्म करते हैं, सर्टेन होते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हुई हैं कि नहीं हुई हैं। लेकिन जब हम एआई सिस्टम की बात करते हैं, उसके अंदर वैलिडेशन को समझते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें हमारा इंटेंडेड यूज है वैलिडेशन का, वो है ये है कि डेटा को लेवरेज करना एक सर्टेन वैल्यू तक, जिससे कि जो प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम डिजाइन की, एआई सिस्टम डिजाइन की, वो सही हो, सही तरीके से जो हमारे आउटपुट्स आ रहे हैं, आउटकम्स आ रहे हैं, वो हमें मिले। और साथ ही साथ जो ये वैलिडेशन का स्टेज होता है, फेस होता है एआई सिस्टम के रिस्पेक्ट में, ये इवैल्यूएशन स्टेज के पहले होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इवैल्यूएशन जो कर हम एआई सिस्टम का कर रहे हैं, उसके पहले जो वैलिडेशन है वो हमें करना है एआई सिस्टम के रिस्पेक्ट में, और डेटा को लेवरेज करना है एक सर्टन वैल्यू तक, अ, जिससे कि जो प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम डिजाइन की वो हमें एडिक्वेट मिल सके। इसके बाद बात आती है टेस्ट की। तो टेस्ट जो एक प्रोटोकॉल है, फ्रेमवर्क है, वो सॉफ्टवेयर असेसमेंट में भी यूज होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर असेसमेंट में जब हम टेस्ट की बात कहते हैं तो हम वहाँ पे सर्च करते हैं बग्स को,
परफॉर्मिंग यूनिट टेस्ट को, मेजरिंग कंप्यूटेशन टाइम को एक सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब हम टेस्ट कब का वर्क करते हैं एक एआई सिस्टम के रिस्पेक्ट में, एज अ फ्रेमवर्क देखते हैं कि टेस्ट हमें एआई सिस्टम का क्या करना है, तो इसमें स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन होता है सिस्टम परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में। जो भी डेटा सेट हमने डेडिकेट किया है, मतलब यूज किया है सिस्टम को डेवलप करने के लिए, मॉडर्न मॉडल को डेवलप करने के लिए एआई सिस्टम के अंदर। तो स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन में जो कलेक्शन है डेटा का, ऑर्गेनाइजेशन है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, प्रेजेंटेशन है, वो सारी चीजें इवैल्यूएट होती है जब हम टेस्ट की बात कहते हैं एक एआई सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो ये दो नोट्स थे जो हमने डेटा के अंदर, सब क्लॉज के अंदर डिस्कस किए, समझे 5.10 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हमारा 5.10 कंप्लीट होता है सब क्लॉज अंडर एआई कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट सब क्लॉज पे चलते हैं, जो 11 सब क्लॉज है एआई कॉन्सेप्ट के अंदर। नेक्स्ट पेज पे है वो, ये है मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट। ये है, इसका नंबर जो है 5.11 है सब क्लॉज का। अब यहाँ पे हम मशीन लर्निंग के क्या कॉन्सेप्ट हैं, किस कौन कौन से तरीके हैं मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में, क्या उनके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, यूज हैं, लिमिटेशंस हैं, वो समझेंगे इस पर्टिकुलर सब क्लॉज के अंदर। किस तरह से चीजें यूटिलाइज होती हैं एआई के नीड के रिस्पेक्ट में, डिफरेंट मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइप से, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे समझने को मौका मिलेगा। इसके पहले डेटा के बारे में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया, जब हम एआई सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एआई सिस्टम की प्रॉपर वर्किंग के लिए, लाइफ साइकिल के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए और एडिक्वेट आउटपुट के लिए, आउटकम के लिए डेटा को अच्छे तरीके से समझना, उसकी जो है, उसका जो आर्गुमेंटेशन है वो सही तरीके से होना, समझना, वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो प्लीज आप कॉन्टिन्यूशन मेंटेन करिएगा ट्रेनिंग सीरीज का, जिससे कि सही तरीके से चीज़ों को आप समझ सको। और हम लोग डिफरेंट पार्ट वाइज बढ़ रहे हैं एआई सिस्टम को समझने के रिस्पेक्ट में। उसकी जो फंडामेंटल्स हैं, जो उसके मेन पिलर्स हैं, उनको क्लियर करने के रिस्पेक्ट में, तो ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट के फेस में हैं। तो अब इस सब क्लॉज को स्टार्ट करते हैं। मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट की के अंदर पहला जो सब क्लॉज है वो है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। इसके अंदर मैंने कीवर्ड लिया है लेबल डेटा, ट्रेनिंग यूज, ग्राउंड ट्रूथ। फिर इसके अंदर सब हेडिंग लिया है, मतलब लेबल्स, कैटेगोरियल, बाइनरी, न्यूमेरियल वैल्यूज, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट्स, फिर है स्ट्रक्चर्ड प्रिडिक्शन, और फिर है IC 23053 का रेफरेंस लिया हुआ है मैंने। तो अब इस सब क्लॉज को डिस्कस करते हैं मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में। तो जैसा कि आपको इस सब क्लॉज के टाइटल से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात हो रही है। कोई भी चीज ऐसी अनगाइडेड वे में हो रही है, टोटल ओवरऑल गाइडेंस है चीजों को लेके, मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में लेके। और उसके लिए जो चीजें जरूरी हैं उसमें सबसे जरूरी है पहला लेबल डेटा होना। लेबल डेटा हमने डेटा में डिस्कस किया कि लेबल डेटा क्या होता है, और इसी लेबल डेटा के जो ट्रेनिंग है मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में वो हमें करनी है, परफॉर्म करनी है। और उसके बेसिस पे जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो डेवलप होगा। और इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जो टारगेट वेरिएबल्स हैं, जो भी आउटपुट के रिस्पेक्ट में, वो हमें पता होते हैं जब हम लेबल डेटा की बात करते हैं। और उसके बेसिस पे हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं मशीन लर्निंग के।
इसके साथ ही जो लेबल डेटा है उसके लिए ग्राउंड ट्रुथ एक वर्ड यूज होता है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारे आउटकम्स हैं वो हम रिलेट कर सकते हैं और डेटा के रिस्पेक्ट में और एआई मॉडल के रिस्पेक्ट में, एमएल मशीन लर्निंग मॉडल के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे हम मशीन लर्निंग सुपरवाइज वे में कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं एज आउटकम एज आउटपुट वो हमें कहीं ना कहीं एक इंटर रिलेशन मैनर में, एक नोन मैनर में हमें पता है। इसीलिए ये वर्ड ग्राउंड ट्रूथ यूज होता है लेबल्ड डेटा के रिस्पेक्ट में। अब ये जो लेबल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, कैटेगोरियल हो सकते हैं, बाइनरी वैल्यूज के हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, सीक्वेंसेस हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं। और जो हमारी नीड है मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में, जो हमारे टास्क हैं मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में, उसके बेसिस पे ये डिफरेंट टाइप के हम जो डेटा के लेबल्स हैं वो हमारे हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ जो ये हम लेबल्स की बात कर रहे हैं डेटा के रिस्पेक्ट में, मशीन लर्निंग में जो हमें यूटिलाइज करना है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में जो हमें यूटिलाइज करना है, वो हमारे ओरिजिनल डेटा सेट भी हो सकते हैं और साथ ही साथ कुछ मैनुअली हमने डिटरमाइन किए हों, इन स्टेज हो, एज पर द रिक्वायरमेंट हो, तो इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बेसिकली जो हमारी टास्क की नीड है सुपरवाइज मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में, उसके बेसिस पे हमारा जो लेबल डेटा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है। और जो लेबल डेटा हमारा होगा वो ग्राउंड ट्रुथ के फॉर्म में होगा। डिफरेंट टाइप्स का लेबल डेटा हो सकता है बेस्ड ओवर द टास्क। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो टास्क डिफरेंट हो सकते हैं, आप डिफरेंट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डिसिप्लिन्स को रिप्रेजेंट करती हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो कहाँ पे किस तरह का आपको स्पेसिफिक नीड है, स्पेसिफिक टास्क आपकी क्या है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में, उसके बेसिस पे चीज़ें वेरी करेंगी। लेबल डेटा के रिस्पेक्ट में, लेबल्स के टाइप्स के रिस्पेक्ट में। इसके साथ ही साथ जब हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग के लिए स्पेसिफिकली जाते हैं या फिर इसको यूज करना चाहते हैं, तो जो नीड है बेसिकली, जो एडवांटेज हमें मिलता है वो ये है कि जो रिगरस टास्क है उसके क्लासिफिकेशन में हम इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग के। जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं टास्क के रिस्पेक्ट में और हमें स्ट्रक्चर्ड प्रिडिक्शन की नीड है, वहाँ पे हम इस बेसिकली इस फ्रेमवर्क का यूटिलाइजेशन करते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जैसे टाइटल है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, उसके रिस्पेक्ट में ही समझ में आ रही होंगी कि हमें स्ट्रक्चर्ड प्रिडिक्शन चाहिए, तभी हम सुपरवाइज चीज़ें कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो टास्क है वो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, और उसको हम तभी सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रिडिक्शन तभी कर सकते हैं जब वो सुपरवाइज फॉर्म में मशीन लर्निंग को परफॉर्म किया जाए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड का रेफरेंस है, जो कि बेसिकली मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क का एक स्टैंडर्ड है, ISO/IC 23053 का, जिसमें इन डिटेल इस चीज़ को आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग है, वो यहाँ से आप डेवलप कर सकते हो। आप अगर आपने वर्क किया है, चीज़ों को समझा है, आपके पास कहीं ना कहीं स्किल्स हैं, एक्सपर्टाइज है चीज़ों को यूटिलाइज करने के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमारा पहला सब क्लॉज था 5.11.1 जो हमने डिस्कस किया मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में। सेकेंड क्लॉज पे चलते हैं, वो है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। इसके अंदर जो मैंने कीवर्ड लिए हैं वो है अनलेबल्ड डेटा ट्रेनिंग यूज,
इनपुट डेटा, सैंपल, commonality, reduce dimensionality, determining features, IC 23053। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट सुपरवाइज के अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो डेटा यूटिलाइज करना है, हम एआई सिस्टम की ट्रेनिंग के रिस्पेक्ट में, मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में, वो अनलेबल्ड डेटा होगा। मतलब वहाँ पे जो ग्राउंड ट्रुथ है वो हमें नोन नहीं होंगे डेटा के रिस्पेक्ट में। मतलब हम क्लेम नहीं कर सकते हैं उस डेटा के रिस्पेक्ट में कि जो ग्राउंड ट्रुथ है वो हमें पता है। और इस तरह के जब हम लर्निंग को परफॉर्म करेंगे, मशीन लर्निंग को परफॉर्म करेंगे, तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग उसे हम कहते हैं। स्पेसिफिकली ये जो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, ये वहाँ पे परफॉर्म की जाती है या फिर यूजफुल होती है जहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है टास्क के रिस्पेक्ट में वो हमें पता करने होते हैं, और साथ ही साथ जो कॉमनैलिटी है इनपुट डेटा के रिस्पेक्ट में वो हमें पता करने होते हैं। तो ये दो बेसिकली जो यूज है वो इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में है जिसमें हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग कहते हैं। तो पहली चीज है कि हमें ऑब्जेक्टिव जो टास्क के रिस्पेक्ट में है वो डिटरमाइन करने हैं, और साथ ही साथ जो कॉमनलिटी है इनपुट डेटा के रिस्पेक्ट में, जो उसके सैंपल्स हैं उसके रिस्पेक्ट में, जब कॉमनलिटी को हमें पता करना होता है, उसके पॉइंट्स पता करने होते हैं, तो हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं है। पहले में हमें ऑब्जेक्टिव पता करने हैं टास्क के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे मतलब आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि एक्सपर्टाइज लेवल कितनी पुअर है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स नहीं पता है टास्क के रिस्पेक्ट में। और सेकंड है जो इनपुट डेटा है उसके रिस्पेक्ट में जो कॉमनैलिटीज़ हैं उसके जो पॉइंट्स है कॉमनैलिटीज़ के वो हमें नहीं पता है। और तो ये कहीं ना कहीं बहुत रॉ फॉर्म है, कहीं ना कहीं बहुत अ, कह सकते हैं कि अनएक्सपर्टाइज फॉर्म है मशीन लर्निंग का, जहाँ जो हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग कर रहे हैं। जो बेनिफिट्स इस यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है, जो डायमेंशनलिटी है ट्रेनिंग डेटा के रिस्पेक्ट में, वो हमें रिड्यूस करने में यहाँ पे हेल्प मिलता है। और साथ ही साथ स्टैटिस्टिकल जो रिलेवेंट फीचर्स हैं डेटा के रिस्पेक्ट में वो हम डिटरमाइन कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं टाइम सेविंग मैनर में चीज़ों को करने के लिए इस बेसिकली अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग को परफॉर्म करते हैं, और ये फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा होता है लेकिन अनलेबल्ड फॉर्म में है, तो उस डेटा को एज इनपुट यूज़ करते हैं, और हम स्टैटिस्टिकल मैनर में जो उसके फीचर्स है उस डेटा को हम इस मॉडल का यूज़ करके, इस फ्रेमवर्क का यूज़ करके वो कर सकते हैं। तो कई ये एक स्पेसिफिक यूज़ है इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम सेविंग के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरह से सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग अलग अलग हैं, किस तरह से दोनों वर्क करती हैं और दोनों का एडवांटेज क्या है, ठीक है, या फिर यूज़ क्या है। तो इस चीज़ के लिए आप यहाँ इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। एक में हमने कॉम्प्लेक्स की बात की, कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने की बात करी, और दूसरे में हमने जो हमारी इनपुट डेटा थी उसके रिस्पेक्ट में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसकी कैरेक्टराइजेशन की, उसकी डायमेंशनलिटी की, उसके स्टैटिस्टिकल फीचर्स को इवेलुएट करने की, ऑब्जेक्टिव्स टास्क के रिस्पेक्ट में आइडेंटिफाई करने की, वो हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में कर रहे हैं। तो इस तरह से ये यूज़ होता है, और इस पर्टिकुलर सब क्लॉज के अंदर भी हमें ISO ऑब्लिक IC 23053 का रेफरेंस देखने को मिलता है। और जैसे मैंने बताया पिछले सब क्लॉज के अंदर, उसी तरह से यहाँ पे भी चीज़ों को आप यूटिलाइज कर सकते हो।
तो ये हमारा 5.11.2 सब क्लॉज था अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का। नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। यहाँ पे बात है लेबल्ड एंड अनलेबल्ड। कीवर्ड मैंने लिया है पहला, लार्ज ट्रेनिंग डेटा सेट की बात है, टाइम एंड कॉस्ट पर्सपेक्टिव की बात है, और साथ ही साथ यहाँ पे रेफरेंस है IC 23053 का। तो ये कहीं ना कहीं सेमी जब सुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात कहते हैं तो ये दोनों के बीच का एक पॉइंट है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज्ड का। इसके अंदर जो मशीन लर्निंग है वो परफॉर्म होती है यूज करके लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा दोनों का ही, और इसको हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग दोनों ही परफॉर्म हो रही है। साथ ही साथ जो इसका मेन एप्लीकेशन है जहाँ पे जो डेटा है वो बहुत लार्ज वॉल्यूम में अवेलेबल है, ट्रेनिंग डेटा बहुत लार्ज वॉल्यूम में अवेलेबल है, और हमारे पास टाइम की कमी है, कॉस्ट की कंस्ट्रेंट्स हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिकली सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग हम परफॉर्म करते हैं कि हम अपने टास्क को, जो हमारा टास्क कॉम्प्लेक्स है उसको भी हम कहीं ना कहीं उसकी जो प्रिडिक्शन है उस तक भी पहुंच पाए। साथ ही साथ जो हमारी कॉमनलिटीज हैं, डायमेंशनलिटीज हैं डेटा के रिस्पेक्ट में, वो भी हम आइडेंटिफाई कर पाए, डिटरमाइन कर पाए, और साथ ही साथ टास्क के डेटा के रिस्पेक्ट में हम कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी डिटरमाइन कर पाए। और यहाँ इसका जो मेन यूज है स्पेसिफिकली फ्रेमवर्क का वो ये है कि हमारे सिस्टम पे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे, हमारी कंपनी पे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, कंस्ट्रेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में, कॉस्ट के रिस्पेक्ट में। तो हम ये बेसिकली सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग परफॉर्म करते हैं। और इसके अंदर भी अगेन रेफरेंस है ISO/IC 23053 का। तो ये हमारा 5.11.3 सब क्लॉज था। नेक्स्ट सब क्लॉज पे चलते हैं जो कि है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसके अंदर जो मैंने कीवर्ड लिए हैं, एजेंट ट्रेनिंग, इटरेटिव, ट्रायल एरर, फाइंड द स्ट्रेटजी, इनडायरेक्ट फीडबैक, बिहेवियर एडजस्ट, फिर है IC 23053 का की बात है। तो ये बेसिकली इसकी टाइटल से ही आप समझ गए होंगे कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात है यहाँ पे मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो लर्निंग है उसको रीइंफोर्स किया गया है, मतलब उसको डिफरेंट लेवल में साइक्लिंग मैनर में जो लर्निंग है उस पे इम्फेसाइज है, हमारा फोकस है, और जो मेन एडवांटेज है वो हमारी बेटर लर्निंग है, बेटर आउटकम्स के रिस्पेक्ट में है। और इसीलिए यहाँ पे जब हम रेनफोर्स लर्निंग की बात करते हैं तो ये एक प्रोसेस है जिसके बेसिस पे जो एजेंट की ट्रेनिंग है वो हम परफॉर्म करते हैं। और और जब हम एजेंट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हमने एजेंट को समझा थे AI के, जिसमें उसका रिलेशन हमने इन्वायरमेंट से समझा था, किस तरह से एक्शंस, और उसके अंदर एक हमने फिगर 1 डिस्कस किया था। तो वो अगर आपने समझा है वहाँ पे तो उसके कंटिन्यूशन में बात है कि जब हम ट्रेनिंग एक एजेंट की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट से किस तरह से इंटरेक्ट करेगा और जो गोल्स हैं उसको किस तरह से प्री डिफाइन करेगा। इसमें मैंने एग्जांपल लिया था एक बेसिकली मैट्रिमोनियल एजेंट का, और उसके थ्रू आपको समझाया था चीज़ों को। तो आपको अगर याद हो तो इन्वायरमेंट की हमने बात समझी थी, उसमें गोल्स की बात समझी थी किस तरह से जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उसके बेसिस पे एक एजेंट AI वर्क करता है। तो उसके कंटिन्यूएशन में उसके पैरेलली यहाँ पे चीज़ें हैं
कि रेनफोर्स लर्निंग के अंदर हम एजेंट को ट्रेन कर रहे हैं बेस्ड ओवर द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्री एस्टेब्लिश्ड प्री डिफाइंड गोल्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, दोनों को जब आप अलाइन करके समझते हो, पूछने की कोशिश करते हो। इसके साथ ही साथ जो लर्निंग है एजेंट की, वो एक इंटरेटिव प्रोसेस होती है जब हम रेनफोर्स लर्निंग की बात करते हैं, जिसके अंदर कॉन्टिन्यूस मैनर में एक साइकिल रन करती है, जिसमें ट्रायल्स होते हैं, एरर्स हमें मिलते हैं, और हमारी रेनफोर्स लर्निंग एजेंट की होती है। और जो गोल है इसमें एजेंट का, वो ये होता है कि फाइंड द स्ट्रेटजी का, जिसके लिए उसको एक मॉडल डेवलप करना होता है, और जिसके थ्रू जो बेस्ट आउटकम्स हैं, बेस्ट रिवॉर्ड्स हैं इन्वायरमेंट से वो ले सकता है, वो उसके ऊपर फोकस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि अ, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो एजेंट अपनी लर्निंग के थ्रू, रेनफोर्स लर्निंग के थ्रू डेवलप करता है कि जो बेस्ट रिवॉर्ड्स हैं, बेस्ट आउटकम है, वो इन्वायरमेंट से वो ले प्री डिफाइंड गोल्स के रिस्पेक्ट में, जिससे कि एक अच्छा एजेंट, एक अच्छा एआई एजेंट डेवलप हो सके। इसके साथ ही साथ जब हम ट्रायल की बात कर रहे हैं, एरर की बात कर रहे हैं, तो जो ट्रायल भी सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और तो ये एक एज अ फीडबैक, इनडायरेक्ट फीडबैक इन्वायरमेंट के द्वारा एजेंट को दी जाती है, जो एआई एजेंट हम ट्रेन कर रहे हैं इस रेनफोर्स लर्निंग के अंदर। और साथ ही साथ जो ये फीडबैक है, उसके बेसिस पे जो एजेंट हैं, या फिर हम यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं एजेंटिंग, एक से ज़्यादा एजेंट हम किसी पर्टिकुलर टास्क के रिस्पेक्ट में अगर हम यूटिलाइज कर रहे हैं, मॉडल डेवलप कर रहे हैं इस तरह का, उनके जो बिहेवियर्स हैं वो हम एडजस्ट कर सकते हैं इस फीडबैक के बेसिस पे, उनके बेस्ट वर्किंग के लिए, बेस्ट स्ट्रेटजी को फाइंड आउट करने के लिए, बेस्ट रिवॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे जब इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ह्यूमन भी आते हैं, साथ ही साथ जो डेटा अवेलेबल है इन्वायरमेंट के अंदर, उसको भी हमें यूज़ करना है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको भी हमें यूज़ करना है। जो इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ एजेंट का या फिर एजेंट्स का, जब भी इस रेनफोर्स लर्निंग के अंदर होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक भी एजेंट हो सकता है या फिर नंबर ऑफ एजेंट्स हो सकते हैं। जो हम आज की कॉमन लैंग्वेज में एजेंटिक की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा एजेंट्स होते हैं, और जब हम एजेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे सिंपल एजेंट की बात होती है, यहाँ पे सिंगल नंबर ऑफ एजेंट यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए हम एजेंटिक, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो हम इस्टेब्लिश करते हैं, और वो थ्रू रेनफोर्समेंट लर्निंग के पर्सपेक्टिव में, फ्रेमवर्क में ही हो सकता है। तो ये हमारा रेनफोर्स लर्निंग का 5.11.4 सब क्लॉज था। इसके बाद नेक्स्ट सब क्लॉज पे चलते हैं, वो है ट्रांसफर लर्निंग। इसके अंदर जो मैंने कीवर्ड लिए हैं, सीरीज ऑफ मेथड्स, वन प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉलेज गेन्ड, IC 23053। अब यहाँ पे हम ट्रांसफर लर्निंग की बात करेंगे, ट्रांसफर लर्निंग कैसे परफॉर्म होती है उसको समझेंगे। तो इसके अंदर, जैसा कि टाइटल से क्लियर है, कि हम लर्निंग को ट्रांसफर कर रहे हैं। लर्निंग का मीन्स, जो हमने डेटा के रिस्पेक्ट में चीज़ें समझी थी, नॉलेज के रिस्पेक्ट में समझी थी, कि डेटा से चीज़ें इंफॉर्मेशन में क्रिएट होती हैं, फिर इंफॉर्मेशन से नॉलेज में कन्वर्ट होती हैं। जब हम एआई की बात करते हैं, एआई मॉडल को समझते हैं, तो जो ये नॉलेज है वो हो सकता है हमने किसी डिफरेंट मॉडल में किसी डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इस नॉलेज को गेन किया हो, उसके रिस्पेक्ट में
आउटकम्स को, डिलीवरेबल्स को डिसाइड करने के लिए। तो वो नॉलेज, वो जो मॉडल था उसका यूटिलाइजेशन, उस नॉलेज, उसका जो नॉलेज था उस मॉडल का, वो हम किसी दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी नए तरह का इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस उस मेथड्स को, उस नॉलेज को हम यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह के जो सिनेरियोज बनते हैं वो ट्रांसफर लर्निंग के होते हैं। तो ये एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं जो हमने मेथड डेवलप किए हैं नॉलेज जनरेशन के रिस्पेक्ट में, जिसको हम फर्दर एक से ज़्यादा साथ में यूटिलाइज कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो भी हमने नॉलेज गेन की है किसी डिफरेंट प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में। इसके अंदर स्टैंडर्ड के अंदर बेसिकली ट्रांसफर लर्निंग के अंदर एक बेसिकली एग्जांपल भी देता है कि हमने हमने एक इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज गेन की है हाउस नंबर को रिकॉग्नाइज करने के लिए स्ट्रीट व्यू के रिस्पेक्ट में। तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं हैंड रिटन नंबर को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो ये एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरी बात समझ गए होंगे, जो मैंने आपको समझाया कि किस तरह से जो नॉलेज हमने गेन की है या एआई सिस्टम के अंदर, या फिर वो किसी भी तरह का एजेंट एआई हो सकता है, एजेंटिक एआई हो सकता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को डेटा के थ्रू फिर इंफॉर्मेशन से नॉलेज के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे एक मेथड हमने डेवलप किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। उसका हमें फर्दर यूटिलाइजेशन किसी न्यू प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में एक या एक से अधिक जो हमारे मेथड्स हैं उनका यूटिलाइजेशन करते हुए, ट्रांसफ़र करते हुए ये लर्निंग हम मशीन के रिस्पेक्ट में, एआई के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफर लर्निंग था 5.11.5 जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं, वो है ट्रेनिंग डेटा का। ट्रेनिंग डेटा के अंदर बात है, कीवर्ड में लिए हैं ट्रेन एल्गोरिथम्स, सम पर्टिकुलर टॉपिक, स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, अ मशीन लर्निंग मॉडल, फिट्स, ट्रेड ऑफ। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा की बात है। ट्रेनिंग डेटा हमने समझा था डेटा के रिस्पेक्ट में, यूज डेटा के यूज के रिस्पेक्ट में ट्रेनिंग डेटा को डिस्कस किया था। अभी हम मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में ट्रेनिंग डेटा को यहाँ पे समझेंगे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है कि यहाँ पे भी मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिथम्स है, मशीन लर्निंग की जो वर्किंग है, उसके लिए जो एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट है, उसको ट्रेन करने के लिए जो सैंपल डेटा यूटिलाइज होगा उसको हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। साथ ही साथ ये जो डेटा होगा वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिस्पेक्ट में होगा, जिसके रिस्पेक्ट में हम मशीन लर्निंग को ट्रेन करना चाह रहे हैं, एल्गोरिथम्स को डेवलप करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो ट्रेनिंग डेटा हो सकता है स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, लेबल्ड भी हो सकता है, अनलेबल्ड भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमने स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड को डिटेल में डिस्कस किया था, लेबल्ड को, अनलेबल्ड को भी डिस्कस किया था इन डिटेल मैनर डेटा के क्लॉज में। इसके साथ ही जब हम ट्रेनिंग डेटा की बात कहते हैं तो एक ब्रिजिंग की बात आती है, एक रिलेशनशिप की बात आती है, जो कि स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन जो एट्रीब्यूट्स हैं ट्रेनिंग डेटा सैंपल के रिस्पेक्ट में टारगेट वेरिएबल के साथ। तो ये स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप में जो कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, वो डेवलप होता है, जिसके थ्रू ट्रेनिंग डेटा सैंपल को हम रिलेट करते हैं टारगेट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। इसके साथ ही यहाँ इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग डेटा के रिस्पेक्ट में एमएल मशीन लर्निंग मॉडल फिट्स की बात होती है। तो जितना अच्छा हमारा ट्रेनिंग का डेटा होगा, जो डेटा का सैंपल होगा, उसका जो क्वांटिटी होगा वो जितना अच्छा होगा, वो हमारा जो मशीन लर्निंग का मॉडल है, जो हमारे वेरिएबल्स हमें टारगेट करने हैं मशीन लर्निंग के थ्रू,
वो हमें उतने अच्छे मिलेंगे। ये चीज़ें आप समझ सकते हो। हमने जब स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, रीइंफोर्स्ड, सेमी की बात की थी तो मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में, उसी का ये डेरिवेटिव है मशीन लर्निंग मॉडल फिट का इस पर्टिकुलर सब क्लॉज के अंदर ट्रेनिंग डेटा के रिस्पेक्ट में। तो ये जो फिट्स है ये रिप्लिकेट करेगा जितना अच्छा हमारा ट्रेनिंग डेटा का सिलेक्शन होगा, उसकी कैरेक्टराइजेशन होगी, यूज होगी मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में। इसके साथ ही यहाँ पे ट्रेड ऑफ की बात आती है कि जब हम ट्रेनिंग डेटा के रिस्पेक्ट में मशीन लर्निंग को देखते हैं, समझते हैं, ट्रेन करते हैं मॉडल को मशीन लर्निंग के लिए, उसमें ट्रेड ऑफ की बात आती है जो कि रिलेट हो सकता है कंप्यूटेशनल टाइम से के रिस्पेक्ट में, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, जो कि कंप्यूटिंग को के रिस्पेक्ट में हो सकता है डेटा सेट एक्सट्रीमली लार्ज वॉल्यूम का हो। तो ये ट्रेड ऑफ को भी हमें एज अ कंस्ट्रेंट देखना होता है जब हम मशीन लर्निंग के लिए मॉडल को ट्रेन करते हैं ट्रेनिंग डेटा के रिस्पेक्ट में। ये हमारा 5.11.6 क्लॉज था ट्रेनिंग डेटा का जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट सब क्लॉज पे चलते हैं जो कि है ट्रेन मॉडल। ठीक है, इसके अंदर जो मैंने कीवर्ड लिया है वो है डॉक्यूमेंट, डिफाइंड टर्म, मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट, यूजेबल बाय एन एआई सिस्टम, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, सेट ऑफ नंबर्स। इस पर्टिकुलर सब क्लॉज के अंदर डॉक्यूमेंट की बात आती है, प्रोसेस की बात आती है मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में, और मशीन लर्निंग के जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी टर्म्स हैं वो हमें डिफाइन करने होते हैं। किस तरह से हम जो मशीन लर्निंग के पैरामीटर्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, मॉडल को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं मशीन लर्निंग के, वो इस डॉक्यूमेंट के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू हमें डिराइव करने होते हैं, यूटिलाइज करने होते हैं। और जो मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स हैं उनको हमें इम्प्रूव करना होता है, इन्हेंस करना होता है ट्रेनिंग डेटा का यूज करके। इसके साथ ही साथ जब हम मशीन लर्निंग मॉडल की बात करते हैं तो वो एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट होता है, क्योंकि हम एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं, हम स्टेटिस्टिकल की बात कर रहे हैं, स्टेटिस्टिकल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है, और इसका फर्दर जब हम एक हमारा मॉडल ट्रेंड हो जाता है, एक इम्प्रूव फेज में वो हमें मिल जाता है मशीन लर्निंग का, तो उसे हम वो एक एआई सिस्टम के अंदर उसको फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और जो प्रिडिक्शन है प्रोडक्शन डेटा के रिस्पेक्ट में, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में, या फिर जो हमारी नीड है, जो हमारे आउटकम्स एक्सपेक्टेड हैं, डिलीवरेबल्स एक्सपेक्टेड हैं एक एआई सिस्टम के रिस्पेक्ट में, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट की बात होती है सब क्लॉज के अंदर ट्रेन मॉडल के रिस्पेक्ट में, कि हमारे पास स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होने चाहिए जिसके थ्रू हम स्टोर कर सके, ट्रांसमिट कर सके ट्रेन मॉडल को नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, कि बेसिकली ये एक मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा हम जब मॉडल को ट्रेन करते जाएंगे तो जो लेवल अप होगा या फिर स्टेजेस होंगी मॉडल को ट्रेन करने के लिए, या फिर इम्प्रूवमेंट के फेसेस होंगे, तो उनको एक हम स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में हमें मेंटेन करना है और स्टोर करना है और फर्दर ट्रांसमिट करना है जब तक हम एक ट्रेन मॉडल तक ना पहुंच जाएं। तो ये हमारा ट्रेन मॉडल का सब क्लॉज था 5.11.7 जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट सब क्लॉज पे चलते हैं जो कि है हाँ वैलिडेशन एंड टेस्ट डेटा का। इसके अंदर बात है एसएस डेटा सेट्स splits hyper parameters never shown if one were cross validation insufficient data bootstrapping। अब हम बेसिकली हमारा जो हमने ट्रेन मॉडल की हमने बात कर ली है,
अब हम एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं सब क्लॉज के, जिसमें हम वैलिडेशन की बात करेंगे, टेस्ट डेटा की बात करेंगे। जो हमने डेटा के रिस्पेक्ट में इवैल्यूएशन को समझा था, उसके रिस्पेक्ट में चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। इसमें मैंने एग्जांपल दिया था नोट्स का, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में जो जब सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में टेस्ट डेटा को देखते हैं, वैलिडेशन को देखते हैं, वैलिडेशन डेटा को देखते हैं, तो क्या डिफरेंस है जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में टेस्ट डेटा को यूटिलाइज करते हैं, वैलिडेशन डेटा को यूटिलाइज करते हैं, और क्या हम एप्लीकेशन चाहते हैं इस डेटा के रिस्पेक्ट में एक एआई सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर पहली बात आती है जज करने की, कि जो ट्रेन मॉडल है उसको हमको जज करना है वैलिडेशन और टेस्ट डेटा के रिस्पेक्ट में। इसके लिए पहली चीज जो हमें करनी होती है वो है डेटा को स्प्लिट करना, मतलब हमें डेटा को पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, जो भी जिसके बेसिस पे हमने मॉडल को डेवलप किया है मशीन लर्निंग के। और ये जो डेटा सेट्स होंगे, जो पार्ट्स होंगे, वो ट्रेनिंग के रिस्पेक्ट में होंगे, सेकंड हमारा वैलिडेशन के रिस्पेक्ट में होंगे, तीसरा हमारा टेस्ट के रिस्पेक्ट में होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्प्लिट करने की बात है जब हम वैलिडेशन और टेस्ट डेटा की बात कर रहे हैं, और ये डेटा वही है जिसके ऊपर हमारा जो मॉडल है वो डेवलप हुआ है, ट्रेंड हुआ है। और तीन तरह से हमें स्प्लिट करना है जो यूटिलाइजेशन डाटा का हुआ है, पहला ट्रेनिंग, दूसरा वैलिडेशन और तीसरा टेस्टिंग का है। इसके साथ ही जो हमने नोट में भी पिछली डाटा के नोट्स हमने डिस्कस किए थे, जो भी मैंने रेफरेंस के लिए फिर से बताया, उसके एडिशनली हम वैलिडेशन और टेस्ट के रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करता है स्टैंडर्ड की वैलिडेशन डेटा जो है उसका यूज़ हमें इस तरह से करना है एक ट्रेन मॉडल के रिस्पेक्ट में, कि जो हाइपर पैरामीटर्स हैं उनको हम ट्यून कर सके एक मॉडल का, एक मशीन लर्निंग मॉडल का, एक एआई सिस्टम मॉडल का। ठीक है, तो वैलिडेशन डेटा का ये यूज़ है जहाँ पे हम ट्यूनिंग कर रहे हैं हाइपर पैरामीटर्स जो हैं एक मशीन लर्निंग के एक ट्रेन मॉडल का। सेकंड जो है, हम जब टेस्ट डेटा की बात करते हैं, टेस्ट सेट डेटा की बात करते हैं, तो ये यूटिलाइज होता है जिसके थ्रू हम वेरीफाई करते हैं कि जो मॉडल है अ, उसने जो लर्निंग की है वो, या फिर वो लर्न कर चुका है, जो भी उसके डिलीवरेबल्स हैं, जो उसके आउटकम उससे एक्सपेक्टेड हैं उसके रिस्पेक्ट में, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें ये इंफॉर्मेशन, ये हमें प्रिडिक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं वैलिडेशन डेटा के रिस्पेक्ट में और टेस्ट डेटा के रिस्पेक्ट में। एक में हम बेसिकली ट्यूनिंग की बात कर रहे हैं हाइपर पैरामीटर्स की वैलिडेशन में, और टेस्ट में हम बात कर रहे हैं वेरिफिकेशन की इंटेंडेड यूज के रिस्पेक्ट में ट्रेन मॉडल के लिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जब हम वैलिडेशन डेटा की या टेस्ट डेटा की बात कर रहे हैं, तो ये जो वैलिडेशन डेटा है या फिर टेस्ट डेटा है, वो उसका जो इंटरेक्शन है या फिर जो यूज़ है, वो एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल वो नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। इसीलिए पहले मैंने जैसे बताया कि स्प्लिट करने के लिए डेटा को, तो वो डेवलपमेंट की स्टेज की बात की थी मैंने। तो डेवलपमेंट में पहला स्टेज हमारा ट्रेनिंग का है, कि हम बोलेंगे कि हमारा जो मॉडल है मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में वो ट्रेन हो चुका है। और सेकंड जो फेज आता है वो है वैलिडेशन का, जिसमें हम ट्यून कर रहे हैं। और थर्ड जो हमारा फेज आता है वो है वेरीफाई करने का, जिसमें हम इंटेंडेड एप्लीकेशन जो है मशीन लर्निंग मॉडल का वो वेरीफाई करते हैं। तो इसी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वैलिडेशन डेटा हो और टेस्ट डेटा हो, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी भी तरह से एक्सचेंज ना हुआ हो ट्रेनिंग के दौरान मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। तो इसका स्पेसिफिकली ध्यान रखना है जब हम प्रॉपर इवैल्यूएशन करना चाह रहे हैं एक मशीन लर्निंग मॉडल का। इसके साथ ही एक कंडीशन आती है, स्टैंडर्ड देता है कि अगर हमें टेस्ट डेटा या फिर वैलिडेशन डेटा का यूटिलाइजेशन करना पड़े ट्रेनिंग के समय जब हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं,
तो हमें उस कंडीशन में इंश्योर करना है कि जो हमारा बेसिकली मॉडल है मशीन लर्निंग का, वो करेक्ट प्रिडिक्शन हमें प्रोवाइड करे, करेक्ट प्रिडिक्शन के को रिमेंबर करके रखे, और जो डेटा सैंपल्स हैं उनको बिना प्रोसेस किए। तो इस कंडीशन का ध्यान रखना है कि अगर हम इस कंडीशन में हमें रिक्वायरमेंट, हमारी नीड है कि जो हम मॉडल की ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके अंदर हमें जो टेस्ट डेटा है या फिर वैलिडेशन डेटा का यूटिलाइजेशन करना पड़ रहा है किसी भी एक का, तो हम इस तरह हमारा मॉडल की ये कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिमेंबर रख सके इस चीज़ को कि करेक्ट प्रिडिक्शन उसको किस तरह से उसे करना है बिना किसी भी डेटा सैंपल को प्रोसेस करते हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिमेम्बरेंस के रिस्पेक्ट में कैपेसिटी होनी चाहिए मॉडल की। ठीक है, तो पहली चीज़ें स्टैंडर्ड कहता है कि टेस्ट डेटा और वैलिडेशन डेटा को अलग बनाना है, ट्रेनिंग डेटा के रिस्पेक्ट में अलग होने चाहिए सारी चीज़ें, 3 डेटा अलग अलग होने चाहिए। लेकिन इन केस अगर हमें यूज़ करना पड़ता है ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू स्पेसिफिक नीड, तो हमारे जो मॉडल है एमएल का, वो इस तरह का होना चाहिए कि उस मॉडल के अंदर एक मेमोरी हो, वो रिमेंबर कर सके क्या करेक्ट प्रिडिक्शन होंगे बिना किसी बेसिकली डेटा सैंपल को प्रोसेस किए बिना। और साथ ही साथ जब हम इस फेज में पहुंचे, जब हम वैलिडेशन कर रहे हों या टेस्टिंग कर रहे हों एक एमएल मॉडल की, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ओवर एस्टिमेटिंग है मॉडल की परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में, वो चीज़ ना हो। उसके लिए जब हम वैलिडेशन या फिर टेस्टिंग परफॉर्म करें तो जो इंटरेक्शन है या फिर किसी भी तरह का यूटिलाइजेशन है ट्रेनिंग डेटा का, वो ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है अगर इस तरह की कंडीशन आती है कि हमें ट्रेनिंग डेटा के साथ साथ वैलिडेशन डेटा या फिर टेस्ट डेटा का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्रॉस वैलिडेशन की बात आती है। क्रॉस वैलिडेशन कैसे करना है। क्रॉस वैलिडेशन का बेसिकली दो यूज़ है, दो तरह से हम यूज़ करते हैं क्रॉस वैलिडेशन। एक कंडीशन है जहाँ पे बहुत लार्ज डाटा सेट हमारे पास अवेलेबल होता है, उसके ऊपर हमें वर्क करना होता है अपने मॉडल को ट्रेन करने के रिस्पेक्ट में, उसके इवैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में। और जो हमारे यहाँ पे बेसिकली एडवांटेज हमें मिलता है वो है मॉडल की जो परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। सेकंड कंडीशन है क्रॉस वैलिडेशन की, वो उसके अंदर जो डेटा है इनएफिशिएंट है, सेपरेट ट्रेनिंग वैलिडेशन या फिर टेस्ट के रिस्पेक्ट में हम डेटा नहीं एज अ कैरेक्टराइज कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में क्रॉस वैलिडेशन हमें करना होता है। और इन दोनों ही केसेस में क्रॉस वैलिडेशन के रिस्पेक्ट में दो तरह से बेसिकली हमें डेटा सेट्स बनाने होते हैं। पहला है ट्रेनिंग या फिर वैलिडेशन और दूसरा है टेस्ट डेटा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अ, हमें सेपरेट वैलिडेशन करने होते हैं और ट्रेनिंग डेटा सेट जनरेट होते हैं ट्रेनिंग के लिए और वैलिडेशन के रिस्पेक्ट में जब हम क्रॉस वैलिडेशन करते हैं। तो दो हम यहाँ पे बेसिकली डेटा सेट जनरेट करेंगे, एक ट्रेनिंग या फिर वैलिडेशन का, दूसरा टेस्टिंग के रिस्पेक्ट में। दोनों का सेपरेट वैलिडेशन करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट फर्दर जनरेट होगा जिसके ऊपर जो हम उस ट्रेनिंग डेटा सेट का यूज़ करते हुए फर्दर ट्रेनिंग कर सकते हैं मॉडल की और वैलिडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्रॉस वैलिडेशन के फॉर्म हैं जो हमें
यूटिलाइज करने हैं जब हम वैलिडेशन और टेस्ट डेटा की बात कर रहे हैं।